हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी। बॉटनी में आज हमारा यह पहला लेक्चर होगा, जिसमें आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसमें केवल मैं मुख्य मुख्य टॉपिक को ही कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम में सहायक रहेंगे, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये पेपर टाइटल एनईपी के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। तो ये सभी विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम है। आज ये पहला क्लास रहेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यूनिट बाय यूनिट आपकी क्लास अब स्टार्ट होगी और प्रत्येक यूनिट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही कवर करेंगे। एक ही लेक्चर होगा और पर डे एक लेक्चर रहेगा और एक ही लेक्चर में आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही लेक्चर के अंतर्गत आपका पूरा यूनिट उस यूनिट के पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनमें आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली आपको क्लास 9 बजे, रोज रात 9 बजे आपको क्लास लाइव मिल जाया करेगी। बाकी जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं जिनको अभी तक क्लास नहीं मिल पा रही है, तो मैं बताया था आप लोग को कुछ दिन पहले भी कि स्टूडियो का काम चल रहा है। आप 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलने लगेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास नियमित संचालित की जाएगी, जल्द ही आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जल्द ही आपको डिजिटल पर सारा चीज़ मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर तरीके से आप क्लास को समझ पाएंगे और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तैयार करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है इसमें वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सोनॉमिक एंड नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज द टेक्सोमैट्रिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकी व नामकरण से आप क्या समझते हैं, टेक्सोमैट्रिक्स क्या है ये आपको समझानी है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि वर्गीकरण क्या है। Classification is the placing a plant into group or categories according to particular plane। किसी विशिष्ट क्रम के अनुसार पौधों को समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स टू प्लांट्स, यानी कि पौधों को नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामकरण कहलाती है, यानी नॉमेनक्लेचर कहलाती है। आपसे पूछा जाए शॉर्ट टाइप में कि व्हाट आर नॉमेनक्लेचर, तो आप लिख सकते हैं नॉमेनक्लेचर मे बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ नेम्स टू प्लांट। ओके, यानी कि जो पौधों को नाम देने की प्रक्रिया है उसी को नामकरण पद्धति कहते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो किसी विशिष्ट क्रम के अनुसार पौधों को समूहों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, दस प्लांट टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अतः पादप वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान, नामकरण व उसका वर्गीकरण सम्मिलित रहता है। ओके, इतनी बात से आप लोग सहमत हो गए होंगे। चलिए, मुझे आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो आपका लास्ट था टेक्सोमैट्रिक, तो टेक्सोमैट्रिक्स क्या है, हेडिंग लगा लेंगे टेक्सोमैट्रिक्स। साथ ही साथ समझते रहिए और कुछ जो मेन पॉइंट है उसको भी आप नोट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली टेक्सोनॉमिक इज ए क्लासिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों टेक्सोमैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आंकिक वर्गीकी,
इसे आंकिक वर्ग की भी कहते हैं। तो आंकिक वर्ग की ऐसी वर्गीकरण विधि है, एक प्रकार की ऐसी वर्गीकरण विधि है जो जीवों के एक समूह के अत्यधिक संख्या के गुणों में विविधता के आंकिक विश्लेषण पर आधारित है। इट इज एज्यूम दैट ईच कैरेक्टर इज ऑफ इक्वल वेट। ऐसा मान लिया जाता है कि प्रत्येक गुण बराबर महत्व का है, प्रत्येक गुण जो है वो बराबर महत्व का है। इनिशियली ए मैट्रिक्स ऑफ डाटा इज कंप्लीटेड ऑफ ऑपरेशन टेक्सोनॉमिक्स यूनिट OTS अगेंस्ट करेक्टर्स। दोस्तों, प्रारंभ में गुणों के सापेक्ष OTU के डेटा को मैट्रिक्स तैयार कर लेता है। जो मैट्रिक्स होता है वो क्या करता है, OTU के डेटा की मैट्रिक्स तैयार कर लेता है। दिस मैट्रिक्स कैन बी सब्जेक्टेड टू ए वैरायटी ऑफ एनालिसिस। इस मैट्रिक्स का विभिन्न प्रकार से गणितीय विश्लेषण की बस इसका जो है इस मैट्रिक्स का विभिन्न प्रकार से गणितीय विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, टैक्सोमैट्रिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार पुनः मैं रिपीट करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। यानी कि आप बताइए कि वर्गीकी व नामकरण से आप क्या समझते हैं और टैक्सोमैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन किसी विशिष्ट क्रम के अनुसार पौधों को समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। पौधों को जो नाम देने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। अतः जो पादप वर्ग की जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधों की पहचान, उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सोमैट्रिक्स की। तो टैक्सोमैट्रिक्स को हम कह सकते हैं आंकिक वर्ग की, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, आंकिक वर्ग की कह सकते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी विधि है जो जीवों के एक समूह के अत्यधिक संख्या के गुणों में विविधता के आंकिक विश्लेषण पर आधारित है। ऐसा मान लिया जाता है कि जब प्रत्येक गुण बराबर महत्व के हों, प्रत्येक गुण क्या हो, बराबर महत्व के हों, प्रारंभ में इनके गुण के सापेक्ष OTU के डेटा की मैट्रिक्स, डेटा को क्या करता है, मैट्रिक्स तैयार कर लेता है और इस मैट्रिक्स का भिन्न प्रकार से हम गणितीय विश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाइनोमियल का टॉपिक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा गिव एन अकाउंट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगा लीजिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, हिंदी में से कहते हैं द्विपद नामकरण। अब समझते हैं ये द्विपद नामकरण क्या है। दोस्तों, द्विपद नामकरण लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने द्विपद नामकरण दिया था। लीनियस इंट्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी लीनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति को प्रतिपादित किया था। द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नेमिंग ए लिविंग इंडिविजुअल ऑलवेज बाई 2 वर्ड्स इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव को सदैव 2 शब्दों से नामकरण करने की विधि को द्विपद नामकरण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, द्विपद नामकरण कहलाता है। अब देखिए द्विपद नामकरण यहाँ पर लिखा गया है 2 पद, समझिए इसको, 2 पद यानी कि 2 पद में, यानी 2 नाम, जिसका 2 नाम होगा उसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब यहाँ पर बताया भी गया है, लीनियस ने कहा भी है, लीनियस ने द्विपद नामकरण की पद्धति को तो प्रतिपादन उसका किया ही किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव को सदैव 2 नाम से, यानी 2 शब्दों, माफ करिएगा, सदैव 2 शब्दों से नामकरण की विधि, 2 शब्दों से होना चाहिए दोस्तों, 2 नाम नहीं, 2 शब्दों का जो नाम रहेगा, ठीक है, 2 शब्दों का जो नाम करण करने की विधि है उसी को क्या कहते हैं, द्विपद नामकरण कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकेंड द स्पेसिफिक नेम। प्रथम
शब्द जो है वो वंशीय नाम होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो जातीय नाम का होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यहीं पर एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। एक बार मैं देखिए, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन को, इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ सके, वो चीज़ें आपको यहीं पर तैयार हो जाए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रतिपादन पहली बार लीनियस ने किया था और लीनियस ने प्रतिपादन में यह बताया कि प्रत्येक जीव को सदैव दो शब्दों से नामकरण करने की विधि जो होती है उसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब इसमें शर्त यह है कि प्रथम शब्द जो होना चाहिए वो वंशीय होना चाहिए तथा दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, जातीय नाम का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं वो समझते हैं कि जेनेरिक नेम क्या होता है। जेनेरिक नेम, इसे हिंदी में कहते हैं वंशीय या जेनेरिक नाम, वंशीय नाम कहते हैं। तो समझते हैं कि वंशीय नाम क्या है और फिर समझेंगे हम जातीय नाम। ओके, तो जेनेरिक नेम समझते हैं। द जेनेरिक नेम्स आर यूजली ए लैटिन नाउन। जेनेरिक नाम जो है, जेनेरिक नाम प्रायः लैटिन शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द जेनेरिक नेम्स में बी, यानी कि जेनेरिक नाम निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला आप देखेंगे दिया गया है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, वर्ड यूज इन लैटिन लैंग्वेज दैट इज पाइनस और सफिक्स में दिया गया है पाइन। पाइन किसे कहते हैं, चीड़ का आपने पेड़ देखा होगा, चीड़ के पेड़ को क्या कहते हैं, पाइन। इस प्रकार की प्रजाति को। ठीक है, तो यहाँ वंशीय नाम को समझ रहे हैं या जेनेरिक नाम। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि शब्द जो लैटिन भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है पाइनस और सफिक्स में दिया गया है पाइन, यानी कि पाइन जैसे चीड़ का पेड़। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है पाइसम और सफिक्स में दिया गया पी, यानी कि मटर, जैसे पाइसम और पाइसम के जो प्रजाति है, ये इनका जो वंशीय नाम है, जैसे मटर का क्या नाम है, मटर का नाम है। ठीक है, यानी जो दिया गया है पाइसम, ये क्या है, ये मटर का जो माफ करिएगा, ये वंशीय नाम दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वर्णित यानी डिस्क्रिप्टिव, दैट इज द ट्राइफोलियम ट्राइट्री, जैसे कि दिया गया है सैटाइवस और कैमिनियस या फिर वल्गारियस। ठीक है, ये दिया गया उदाहरण के लिए ट्राइफोलियम अर्थात पत्तियां या त्रिफलित होती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपके जातीय में। फिर आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द जेनेरिक नेम आर अबाउट लिटिल कैरेक्टरिस्टिक, अतः अधिकांश जेनेरिक नाम अत्यंत कम लक्षणिक होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं स्पेसिफिक नाम यानी जातीय या स्पेसीज का नाम। जातीय नाम समझते हैं कि जातीय नेम क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों टॉपिक्स को समझना है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपने पहला जो टॉपिक मैंने बताया कि पहला आपको क्या देखना है, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा जेनेरिक नेम, जैसे कि वंशीय नाम समझ गए। अब आपको स्पेसिफिक नाम भी जानना पड़ेगा, स्पेसिफिक नाम क्या है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण के जो लाभ हैं वो क्या लाभ इससे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए स्पेसिफिक नेम को हम समझते हैं। द स्पेसिफिक नेम ऑलवेज फॉलो द जेनेरिक नेम एंड आर रिटन विथ ए स्मॉल लेटर। दोस्तों स्पेसिस या जातीय जो नाम है उसको सदैव जेनेरिक नाम के बाद छोटे अक्षर से लिखा जाता है। सबसे पहले हम जेनेरिक नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेनेरिक नाम लिखेंगे, उसके बाद में छोटे अक्षर से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। द स्पेसिफिक नेम ऑलवेज फॉलो द जेनेरिक नेम एंड आर रिटन विथ ए स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, द स्पेसिफिक नेम आर यूजली ए लैटिन एडजेक्टिव। दोस्तों स्पेसिस नाम प्रायः एक लैटिन विश्लेषण होता है। द स्पेसिफिक नेम्स जनरली डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ प्लांट दैट इज सटाइवस मीन्स इनेबल कम्यूनस एंड वल्गारियस मीनिंग कॉमन एल्बम मीनिंग ऑफ वाइट ए नेगेरा एंड ब्लैक एंड सो ऑन।
दोस्तों स्पेसीज नाम प्रायः पौधों की किसी विशिष्ट लक्षण, स्पेसीज नाम जो है वो प्रायः किसी भी पौधों के विशिष्ट लक्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सैटाइवस दिया गया है, सैटाइवस का अर्थ है खाने योग्य। जैसे कि दिया गया है कैम्यूनस और वल्गारियस, ठीक है, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, एल्बा अर्थात सफ़ेद, तथा नाइग्रा का अर्थ होता है काला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन सम instant a new name called the variety is added to binomial and the whole names because the trinomial। दोस्तों कभी कभी एक नया नाम उपजात द्विनाम में जोड़ दिया जाता है। अब उपजात द्विनाम क्या है, ये इसे कहते हैं ट्राइनोमेल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे ट्राइनोमेल कहते हैं। तो ट्राइनोमेल का अगर हम बात करें, अभी तो हमने बाइनोमियल नंबरक्लेचर देखा जिसमें दो नाम ऐड हो रहे थे, एक जातीय और एक वंशीय। यहाँ पर है कि इन सम इंस्टेंट ए न्यू नेम कॉल्ड ए वैरायटी इज एडेड टू द बाइनोमियल एंड द होल नेम बिकम्स ट्राइनोमेल। कभी कभी एक नया नाम उपजाति द्विनाम में जोड़ दिया जाता है तथा पूर्ण नाम जो होता है वो त्रिपदी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए दिया गया है दोस्तों पायरस, पायरस, मालस और एल्बीफ्लोरस। सामान्य सेब की एक ये सभी ये सामान्य सेब की एक पुष्पीय उपजाति को है। ठीक है, उपजाति को ये जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से लाभ क्या है, द्विपद नामकरण के लाभ कौन कौन से हैं, इनको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला लाभ नंबर 1, दिस नेम आर मोर डिफाइंड एंड द प्रैक्टिस दैट द ऑर्डिनरी नेम हैंस इट बिकम्स वेरी द कन्वेंट टू रेफर टू एनी पार्टिकुलर प्लांट। दोस्तों बता दें आपको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो लाभ हैं, ये नाम साधारण नामों की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट व परिशुद्ध होते हैं, अतः किसी विशेष पौधों को संबोधित करना सुगम हो जाता है। ठीक है, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से लाभ ये है कि जो ये साधारण नाम है, जैसे कि किसी भी पौधे का साधारण नाम है, उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, बहुत ही सुस्पष्ट हो जाता है जब उसके जातीय और वंशीय दोनों नाम पता होता है। और ये जब आप डिफाइन करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके सब जुबान पे भी आता है और अच्छा नाम होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं, जैसे कि साधारणतः हम नाम की बात करें तो नाम तो वैसे भी हो सकता है, जैसे आवृतबीजी पौधा, जैसे पाइन, पाइनस, पाइनस एक लैटिन भाषा शब्द है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आवृतबीजी पाइन यानी चीड़ का पौधा। इसी प्रकार से अगर पाइसम की बात करें तो मटर आ जाता है। ठीक है, तो ये द्विपद नामकरण के लाभ ये हैं कि जब साधारण नाम की अपेक्षा ये अधिक सुस्पष्ट और प्रसिद्ध होते हैं, अतः किसी विशेष पौधों को संबोधित करना सुगम हो जाता है। दूसरा लाभ, सिंस सम प्लांट हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट लैंग्वेज इट बिकम्स वेरी इसेंटली टू गिव ए पार्टिकुलर प्लांट इन स्पेसिफिक नेम। चूँकि कुछ पौधों को विभिन्न भाषाओं में विविध नाम दिए गए हैं, अतः किसी विशेष पौधों को एक वैज्ञानिक नाम देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तीसरा लाभ ये दिया गया है, दे इंडिकेट द जेनेरिक रिलेशनशिप, ये वंशीय संबंध को दर्शाते हैं। चौथा है, दे आर यूजली डिस्क्रिप्टिव, ये प्रायः वर्णित होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर समझ गए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। जब आपसे पूछा जाए कि गिव एन अकाउंट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, तो आपको तैयार है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में यानी कि द्विपद नामकरण में क्या होता है दोस्तों, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम लिनियस ने किया था और उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव को सदैव दो शब्दों से हमें नामकरण करना चाहिए। दो शब्दों से, पहला जो शब्द होना चाहिए वो वंशीय और दूसरा शब्द जो जातीय होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपने वंशीय नाम को डिस्कस किया और फिर जातीय नाम को डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो हर्बेरियम से पूछा जाएगा। हर्बेरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला क्लास जब हुआ था तो एक ही क्लास हो पाई थी तो थ्योरी की दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने बता भी दिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम, व्हाट विल इट्स कंट्रीब्यूशन द इन टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। हर्बेरियम के निर्माण,
संरक्षण एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण में इनका क्या योगदान है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए हर्बेरियम। समझते हैं हर्बेरियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम। ठीक है, ये हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट फ्रॉम द फैट प्लेस प्रेसेट एंड द माउंटेनेड टू एप्रोपार्ट सीड्स। दोस्तों, हर्बेरियम पादप नमूनों का एक प्रकार का संग्रह होता है जो विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा कर, सुखाकर, प्रेस कर तथा उन्हें प्रयुक्त साइज के सीटों पर चिपका दिया जाता है। अगर हम बात करें हर्बेरियम की, तो हर्बेरियम आप समझ चुके हैं। हर्बेरियम जो होता है वो पादप नमूनों का एक संग्रहालय होता है, जहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पौधों को इकट्ठा करके, उनको सुखा करके, उनको प्रेस करके तथा उन्हें उपयुक्त साइज के सीटों पर क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड एंड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम अप्रूवल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, A herbarium is kept in wooden or steel herbarium cabinets and unable from the ready refer to other scientific studies। दोस्तों, तत्पश्चात इन सीटों की पहचान कर वर्गीकरण की किसी उपयुक्त पद्धति के अनुसार व्यवस्थित कर किसी लकड़ी अथवा स्टील की हर्बेरियम कैबिनेट में रख दिए जाते हैं। इस प्रकार ये पादप वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा किसी भी संदर्भ के लिए तुरंत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या था, हर्बेरियम को आपने समझा। अब हम समझते हैं हर्बेरियम का उद्देश्य एवं उसका महत्व, यानी पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। चलिए, हर्बेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस इस बार आने हैं तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। हर्बेरिया का उद्देश्य समझते हैं। Organization of large herbaria is of the immense advantage in study the general vegetation of different region in one place। हर्बेरिया का संगठन विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य वनस्पति का एक ही स्थान पर अध्ययन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। समझते हैं इसके इम्पोर्टेंस को। पहला इंपॉर्टेंस इसका है, द मटेरियल इन द हर्बेरियम रिमेन्स इन द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा ऑफ होराइजन रीजन। दोस्तों, हर्बेरियम में निहित सूचना व पौधों इन क्षेत्रों की फ्लोरा का एक अस्थायी रिकॉर्ड होता है। दूसरा इसका लाभ यह है कि हर्बेरिया सर्व्स एज द इनवैल्यूएबल्स कंजर्वेटरी ऑफ फ्लोरा ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। हर्बेरिया पौधों के विभिन्न भागों की फ्लोरा का एक महत्वपूर्ण संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट इसका ये दिया गया है कि द नोट्स ऑन हर्बेरियम सीड आर paramount importance of botanical and पाइथोग्राफिकल स्टडीज। दोस्तों, हर्बेरियम सीट पर लिखी जो सूचनाएं होती हैं वो वनस्पतिक, इथोवनस्पतिक तथा पादप भूवर्गीय अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका चौथा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, चौथा इम्पोर्टेंस ये है, द हर्बेरियम सर्व्स as an aid in the teaching taxonomy because many plants which the teacher will like to show to his student may not be able fresh at prime and the specimen in the herbarium serves his purpose। दोस्तों, हर्बेरियम पादप वर्गीकी के अध्ययन में भी सहायक होता है, क्योंकि अनेक पौधों जो शिक्षक अपने छात्रों को दिखाना चाहते हैं, अब उनको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, हर्बेरियम जहाँ पर नेशनल बोटेनिकल गार्डन बने होते हैं वहाँ पर इनको ले जाया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, समय समय पर ताज़े नहीं मिल पाते। देखिए कभी कभी क्या होता है, समय समय पर ये ताज़े नहीं मिल पाते हैं तथा हर्बेरियम में रखे नमूने इस उद्देश्य की पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका पांचवा इंपॉर्टेंस देखते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हर्बेरियम के अतिरिक्त हर्बेरियम में जो रखे नमूने होते हैं वो शरीर, परागाणु अध्ययन व रसायन वर्ग की अध्ययन में पदार्थ के उत्तम
एक प्रकार के उत्तम स्रोत भी है। छठवां इंपॉर्टेंस ये है कि हर्बेरियम पौधों के अनेक मौलिक अध्ययनों में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये विकास, संरक्षण, पारिस्थितिकी तथा वन व कृषि पौधों के उपभोग से संबंधित समस्याओं के हल करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं हर्बेरियम तकनीक से संबंधित विभिन्न चरण, हर्बेरियम को कैसे तैयार किया जाता है। समझते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, स्टेप इन हर्बेरिया टेक्निक, फिर लिखेंगे आप हेडिंग लगेंगे प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, यानी हर्बेरियम को तैयार करना। कैसे हम हर्बेरियम को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं किस मेथड से। पहला पॉइंट रहेगा प्रेसिंग ऑन प्लांट स्पेसिमेन, पौधों के नमूनों को प्रेस करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पौधों के नमूने हैं उनको प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेसिंग पौधों के नमूनों को दबाव व अवशोषक के बीच रखने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। जो पौधों के नमूनों को प्रेस करना है, तो ये प्रेसिंग जो है ये पौधों के नमूनों को दबाव पर अवशोषक के बीच रखने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग स्पेसिमेंस बिटवीन द एब्जॉर्बेंट अंडर हैवी प्रेशर। ओके, ठीक है। टू गेट a good specimen, the plants must be pressed before their wetting। उत्तम नमूने प्राप्त करने के लिए पौधों को मुरझाने से पहले प्रेस कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, पौधे मुरझाने न पाए, ठीक है, उससे पहले उनको क्या किया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। स्मॉल साइज herbs can be pressed as the whole, but the case of the shrub and tree on the have to take 10 to 12 shoot of flowers। छोटे साइज के जो शाकीय पौधे होते हैं, छोटे साइज के शाकीय पौधों को संपूर्ण ही प्रेस कर दिया जाता है, परंतु धूप व वृक्षों में लगभग 10 से 12 लंबी पुष्प युक्त शाखा को प्रेस किया जा सकता है। ओके, चलिए। एडिशनल वेट कैन बी पुट ऑन द प्लांट, प्रेस इंश्योर पेपर प्रिंटिंग ऑन द स्पेसिमेन। नमूनों को उचित प्रेसिंग के लिए कभी कभी प्रेस के अतिरिक्त दबाव में भी रख देते हैं, इनको दबाकर भी रख दिया जाता है। चलिए अब दूसरा विधि देखते हैं इसको तैयार करने की। दूसरी जो विधि है वो है ड्राइंग टू प्लांट स्पेसिमेन, पौधों के नमूनों को सुखाना। ये दूसरा प्रिपरेशन विधि है, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो दूसरा चरण इसमें क्या होगा कि पौधों के नमूनों को हम क्या करेंगे, सुखाएंगे। तो पौधों के नमूनों को सुखाने के लिए प्रयुक्त शीट को प्रत्येक शीट को लगभग 24 से 48 तथा 72 घंटे के बाद बदलते रहना चाहिए, यानी बदल देना चाहिए। द शीट विच हैव बीन यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द प्लांट स्पेसिमेन बट फ्रिजली कैन बी चेंज आफ्टर एवरी 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स यूनिट टू प्लांट्स आर ड्राई। ठीक है, जब पौधों के नमूनों को हम सुखाएंगे, कैसे सुखाएंगे, पौधों के नमूनों को सुखाने के लिए जो प्रयुक्त शीट है उनको प्रत्येक 24 घंटे, 48 घंटे तथा 72 घंटे के बाद बदल देना चाहिए, उनको चेंज कर देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। द चेंजिंग डिपेंड्स वेरी मच अपॉन टू वेदर कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ प्लांट कलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, इन सीटों का बदलना, जो सीट हम बदलेंगे 72 घंटे, 48 घंटे या फिर 24 घंटे के बाद, इन सीटों का बदलना मुख्यतः वातावरणीय दशाओं व संग्रहित पौधों के प्रकार पर निर्भर करता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राई कैन बी हेस्टेड बाय द प्लेसिंग द प्रेस अंडर आर्टिफिशियल लाइट्स। दोस्तों, पौधों को सुखाने की प्रक्रिया को प्रेस को कृत्रिम प्रकाश में रखकर त्वरित किया जा सकता है। स्मॉल कैन रेड स्पेसिमेंस में बी ड्राइड क्विक विथ एन इलेक्ट्रिक आयरन। दोस्तों, छोटे व विरल नमूनों को मोटे कागज अथवा कपड़े में रखकर विद्युत प्रेस की सहायता से तेजी से सुखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो आपका थर्ड प्रिपरेशन मेथड है, यानी कि तीसरा जो इसमें विधि हम प्रयोग करते हैं वो है नमूनों का अवरोपण, माउंटेनिंग ऑफ स्पेसिमेन। क्या करेंगे, नमूनों का अवरोपण हम किस प्रकार से करते हैं, ये
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नमूनों को अस्थायी रिकॉर्ड के लिए तैयार किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच इज स्पेसिमेंस आर प्रिपेयर्ड फॉर द परमानेंट रिकॉर्ड। ये परमानेंट रिकॉर्ड देता है, ठीक है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमूनों द्वारा अस्थायी रिकॉर्ड, यानी नमूना जो होता है उसको अस्थायी रिकॉर्ड देने के लिए तैयार किया जाता है। नमूनों को हर्बेरियम शीट पर सफाई के लिए फिक्स करना होता है, ठीक है। जब नमूनों का अवरोपण हो जाएगा तब ये तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड के लिए और हर्बेरियम शीट पर सफाई के लिए फिक्स कर दिए जाएंगे, ठीक है। द स्पेसिमेंस शुड बी फिक्स ऑन द हर्बेरियम शीट इन सच ए वे दैट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी क्लियरली विजिबल टू स्टडी, जिसमें पौधों के सभी भाग के लिए भली पूर्वक दृष्टिगोचर हो सके, ठीक है। चलिए, सूखे व फैले हुए नमूनों को एक सफ़ेद कीबोर्ड पेपर पर क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं, ठीक है। द ड्राई टू फिटेड स्पेसिमेन माउंटेड ऑन ए वाइट कार्डबोर्ड पेपर। इसको जब हम नमूनों का आरोपण में क्या करते हैं, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगा। माउंटेड ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो नमूने होते हैं वो स्थायी रिकॉर्ड के लिए तैयार हो जाते हैं और जो नमूने तैयार किए जाते हैं उनको हर्बेरियम शीट पर सफाई से फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें पौधों के सभी भाग के अध्ययन के लिए भली पूर्वक दृष्टिगोचर हो सके। सूखे व फैले हुए नमूनों को एक सफ़ेद कार्डबोर्ड पेपर पर आरोपित कर दिया जाता है। इस नमूने को एक ही हर्बेरियम शीट पर आरोपित करते हैं। अब जो आपका लास्ट चरण होता है वो है लेबल लगाना, लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग। अब लेबलिंग में क्या होता है, लेबल लगाना होता है कि इसके बारे में आपको बताना रहेगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ए स्पेसिमेन विदाउट एनी लेबल इज ऑफ लिटिल वैल्यू। बिना किसी लेबल के एक नमूने का कोई महत्व नहीं होता। जब तक कोई लेबल नहीं लगा होगा आप कोई भी नमूना तैयार कर लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। द लेबल इज फिक्स्ड ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। लेबल को प्रायः आरोपण सीट के सीधे हाथ के कॉर्नर के नीचे की ओर लगाना चाहिए। इन जनरल द लेबल शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सामान्यतः लेबल में जो लेबल लगाए जाते हैं उनमें निम्नलिखित सूचनाएं अंकित की जाती हैं। अब कौन कौन सी सूचना अंकित की जाती है उसके बारे में समझेंगे। पहला दिया जाता है संग्रहण करने वाले राज्य अथवा देश का नाम, जहां से आपने उस हर्बेरियम को आप कलेक्ट करके लाए हैं उस राज्य का नाम अथवा उस देश का नाम क्या है। दूसरा जो उसका होगा लेबल में जो लगा रहेगा वो कुल, किस कुल का है वो नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात को लिखना है। तीसरा जो जानकारी यहाँ से आपको तीसरी जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी नेम ऑफ द जीनियस एंड स्पेसिमेंस ऑफ ऑथोरिटी, यानी जेनेरा व स्पेसीज का नाम लेखक सहित, यानी जिसने लिखा है उसके स्पेसीज का लेखक का नाम भी लिखा रहेगा। और चौथा रहेगा संग्राहक की संस्थिति तथा तिथियां, और पांचवा जो रहेगा वो रहेगा विवरण, रिमार्क और नोट्स। इतनी जानकारी आपको देनी रहती है। तो हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है, कौन कौन सा चरण आपको रहता है, ठीक है। तो हर्बेरियम जब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, तो पहली जो विधि होती है वो होती है प्रेसिंग ऑन प्लांट स्पेसिमेंस, यानी पौधों के नमूनों को प्रेस करना। दूसरी जो विधि होती है वो पौधों के नमूनों को सुखाना होता है। तीसरी विधि में क्या होता है, तीसरी विधि में हम दोस्तों क्या करते हैं, नमूनों का अवरोपण करते हैं। और चौथी विधि जो है उसमें हम क्या करते हैं, लेबलिंग लगाते हैं, यानी कि लेबलिंग लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। जिसमें अब लेबल से हमें क्या जानकारी मिलती है, लेबल लगाने के कौन कौन से लाभ है। पहली जानकारी हमें मिलती है, लिखी रहती है उसमें, जिस राज्य में आपने इसको संग्रह किया यानी खोजा है उस राज्य का नाम या उस देश का नाम, कुल क्या है इसका, किस कुल का है उसका नाम रहेगा। फिर आप इसमें जेनरा व स्पेसीज के लेखक जो रहेंगे उनके नाम आप लिखेंगे। फिर इसमें चौथा रहेगा संग्रह की स्थितियाँ तथा तिथि, और पाँचवें में विवरण, इसके विवरण के बारे में रिमार्क और नोट्स देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है स्टोरिंग ऑन द हर्बेरियम सीड। हर्बेरियम सीड का संग्रहण, हर्बेरियम सीड का संग्रहण। हर्बेरियम सीड को अब किसी भी सुरक्षित स्थान पर रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया जाता है।
जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तब क्या किया जाता है, हार्बेरियम जो सीट है उसको सुरक्षित स्थान पर रिकॉर्ड के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, द हार्बेरियम सीट आर नाउ टू केप टू स्पेस सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड, यानी कि भविष्य में इसकी जानकारी के लिए इसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। फॉर स्टोरिंग द स्पेसिमेंस वुडन एंड स्टील कैबिन इन द प्लेगन होल्स एंड मस्ट सुटेबल्स। ठीक है, इनको संग्राहक करने के लिए विशिष्ट लकड़ी अथवा स्टील के कैबिनेट को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन हार्बेरियम सीट आर स्टोरेड और फैमिली जीनियस एंड स्पेसिवेस। दोस्तों, जिनमें कुछ बड़े कोष्ठक होते हैं। अभी निर्धारण में हार्बेरियम सीट को फिर से इनके कुल जेनरा स्पेसीज के आधार पर छांट दिया जाता है। एक ही स्पेसीज से संबंधित सभी सीटों को एक हल्के कवर जैसे स्पेसीज कवर में, जो स्पेसीज कवर कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। एक जेनेरा से संबंधित सभी स्पेसीज कवर को जीनस फोल्डर में रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो आपका लास्ट चरण है ये हार्बेरियम नमूनों की देखभाल, जिसे परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी देखभाल कैसे की जाती है स्पेसिमेंस की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनकी देखभाल के लिए होता क्या है, टू अवॉइड द डैमेज फॉर द फंगी एंड वेरियस इंसाइटस एंड द फ्रेशली मॉन्टेनेड स्पेसिमेंस शुड बी पोस्टपोन्ड बिफोर द स्टोरिंग। कवक कीटों द्वारा क्षति से बचाने के लिए ताजे आरोपित नमूनों को संग्रहालय से पहले विषैला कर दिया जाता है। यानी कि इन हार्बेरियम जो सीट होती है वो तैयार करने के बाद में दोस्तों उसको विषैला कर दिया जाता है, ताकि उसमें कोई भी कीट ना लगे, यानी कोई भी कीड़ा ना लगे, कोई भी फंगी ना लगे, यानी कि कीड़ा इसमें जो फंगी लगते हैं वो ना लगे। ठीक है, इन सारी चीज़ से बचाने के लिए इसको विषैला कर दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए पादप नमूनों पर इथाइल अल्कोहल में मर्क्यूरी क्लोराइड के संतृप्त घोल तथा LPCP का लेप लगा दिया जाता है। हार्बेरियम कैबिनेट को कीटों से बचाने के लिए प्रायः उसमें माथवाल नेप्थालिन फ्लेक में DDT पाउडर को रख देते हैं। DDT पाउडर क्या होता है, ट्राइक्लोरोएथेन होता है दोस्तों। ठीक है, तो DDT बनाने का प्रयोग विधि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये DDT पाउडर को रख देते हैं। आरोपित नमूनों पर पेस्ट को मारने के लिए प्रायः इसको धूमक प्रक्रिया दी जाती है। बहुत ही आप समझ रहे हैं कि एक हार्बेरियम सीट को तैयार करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कितने स्टेप होते हैं, तब एक हार्बेरियम सीट जा कर के लंबे समय तक बच पाता है। तो मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 आदि अनेक वाष्पशील विषैले द्रव उत्तम धूमक होते हैं, जिनका क्या किया जाता है, इनमें लेप लगाया जाता है। इन छोटी छोटी प्यालियों में प्रत्येक हार्बेरियम कैबिनेट में रख दिया जाता है तथा कैबिनेटों को लगभग 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया थी हार्बेरियम सीट को तैयार करने की। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान संस्थान लखनऊ पर टिप्पणी लिखिए। लखनऊ में जो स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ आप लोग लिखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? दिस वाज स्टेबलाइज्ड बाय द नवाब्स ऑफ अवध इन 1929। इसकी स्थापना अवध के नवाब द्वारा 1929 में की गई थी। जो लखनऊ का राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है, इसकी स्थापना 1929 में अवध के नवाब द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम यह लखनऊ के सिकंदराबाद क्षेत्र के एक छोटा सा उद्यान था। पहले ये लखनऊ के सिकंदराबाद क्षेत्र का एक छोटा सा उद्यान था। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? लखनऊ का एक छोटा सा उद्यान था, जहां पर औषधि महत्व के पौधे, जो औषधि के पौधे थे, उनको उगाया जाता था।
धीरे धीरे यह विस्तृत वनस्पति उद्यान में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही लंबा इसका विस्तार कर दिया गया, जिसके इसको वनस्पति उद्यान क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। इन 1935 इट्स कंट्रोल इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों 1935 में इसका नियंत्रण शासन के हाथ में दे दिया गया। 1934 तक इसका शासन के हाथ में नहीं था। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई। 1934 में जब ये इसका विस्तृत यानी इसका विस्तार हो गया है, वनस्पति उद्यान में धीरे धीरे लंबे विस्तृत उद्यान में परिवर्तित हो गया, तब इसका शासन, इसका जो कंप्लीट देख रेख है, वो नियंत्रण इसका जो हो गया वो शासन के हाथ में चला गया। कुछ वर्ष पूर्व तक ये राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के नाम से जाना जाता था। कुछ वर्ष पूर्व तक यह राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के नाम से जाना जाता था। फॉर्मली इट इज नोन एज द नेम्स ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन, बट नाउ इट इज नोन एज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट्स नेम एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों पहले तो इसको राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के नाम से जानते थे, परंतु अब ये एक प्रकार का शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसका वर्तमान में नाम जो है वो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान है। इसका नियंत्रण CSIR के अधीन है। इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रल फलोधान, पाम हाउस व फन हाउस इस उद्यान के प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, तो इतना आपको लखनऊ के बारे में लिख देना। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो लखनऊ में है, ये पूछा जाएगा संक्षिप्त टिप्पणी में, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो आपको तैयार करना है वो बोटेनिकल गार्डन के बारे में तैयार करना है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है इसको परिभाषित करना है कि बोटेनिकल गार्डन है क्या, इसमें किस किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। वनस्पति उद्यान की परिभाषित कीजिए। बोटेनिकल गार्डन के उद्देश्य और उसका जो प्रमुख महत्व है उसको आपको बताना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोटेनिकल गार्डन। आप अपना टॉपिक उठा के देखेंगे, सिलेबस उठा के देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से आपके क्या होंगे, वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बोटेनिकल गार्डन्स, वनस्पति उद्यान। समझते हैं कि वनस्पति उद्यान क्या होता है। दोस्तों ए बोटेनिकल गार्डन इज ए प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर ग्रो एंड मेंटेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ लोकल एंड रीजनल फ्लोरा फॉर द बायोसिस्टमैटिक एंड रिसर्च स्टडीज। एक वनस्पति उद्यान एक ऐसा स्थान है जहां जीवित पौधे उगाए जाते हैं और जैव व्यवस्थित और शोध अध्ययन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय वनस्पतियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बोटेनिकल गार्डन और ऑफ मल्टीपल significances with special reference to the comparative study of plant assigned by हर्बेरिया। हर्बेरिया द्वारा सहायक पौधों के तुलनात्मक अध्ययन के विशेष संदर्भ में वनस्पतिक उद्यान का बहुत ही महत्व होता है। द बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड ए मटेरियल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड दियर इन्वेस्टिगेशंस। दोस्तों इस प्रकार वनस्पति उद्यान वर्गीकरण अध्ययन, वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण और अन्य जांच के लिए सामग्री प्रदान करता है। दे आल्सो सर्व एज द एग्रीकल्चर centers of the various economic plant used for the horticulture and agriculture etc। वह खेती के लिए, वह दोस्तों जब इसका सामग्री हम प्रदान करते हैं तो ये खेती, कृषि आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आर्थिक संयंत्रों के लिए अनुकूल केंद्र के रूप में भी काम करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका इतिहास समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बोटेनिकल गार्डन, इतिहास समझते हैं इसका इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ द बोटेनिकल गार्डन इज वेरी ओल्ड। वनस्पति उद्यान का इतिहास बहुत ही पुराना है। इट एशियंट टाइम प्लांट वेयर ग्रो फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड मेडिसिन। ये प्राचीन काल में पौधों को भोजन, दवाओं के उद्देश्य के लिए
उगाया जाता था। द रोमन्स एंड चाइनीज एंड पर्सिस वेयर बेरी फाउंड ऑफ द जैतनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट ऑफ द वेरियस पर्पस। दोस्तों रोमन, चीनी और फ्रांसीसियों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए पौधों को इकट्ठा करने और उगाने का बहुत शौक था। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन वेयर स्टेबलाइज इन पिना, यानी ऐसे कहते हैं लिखा है पिसा, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में पीसा कहते हैं। पीसा एंड पंडुआ, पीसा 1543 में एंड पंडुआ 1545, मेनली द मेडिसिनल एंड फोसियल स्टडीज। दोस्तों सबसे पहला और सबसे पुराना वनस्पति उद्यान मुख्य रूप से औषधीय और जीवाश्म अध्ययन के लिए पीसा जो 1543 और पंडुआ 1545 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल मिलाकर के 530 से अधिक वनस्पतिक उद्यान हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो उद्यान हैं उनकी सूची नीचे दी गई है, उनको हम समझते हैं। ठीक है, पहला जो है दोस्तों वो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन केव, इंग्लैंड में स्थित है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन केव जो कि कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है दोस्तों ऑक्सफोर्ड बॉटेनिकल गार्डन, ये भी इंग्लैंड का है। और तीसरा है आपका रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये दिया गया, ये कहाँ पर स्थित है, ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है, अब हम समझते हैं बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। इंडिया में यानी भारत में बॉटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत के वनस्पति उद्यान, पहला आपका है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। दूसरा आपका है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, जो कि लॉयड वनस्पति उद्यान है, ये दार्जिलिंग में स्थित है। और तीसरा है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ, जिस पर अभी मैंने संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को बताया है। ठीक है, तो ये बॉटेनिकल गार्डन के नाम थे जो कि भारत में 3 उपस्थित हैं, 3, पहला है कोलकाता, दूसरा दार्जिलिंग और तीसरा लखनऊ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान के उद्देश्य और इसका महत्व क्या है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जरूर जाएगा इससे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको चूज भी किया है आपके लिए। तो इसको तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही निरंतरता और प्रयास मेरा ये रहेगा। लगातार मैं आप लोग की क्लास लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रेगुलर आपकी क्लास हो, और 10 दिनों में लगभग 8 यूनिट है, 8 दिन में आपका ये पूरा का पूरा बॉटनी खत्म करने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए तो वनस्पतिक उद्यान के उद्देश्य और इसके महत्व को समझते हैं। दोस्तों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लोकल फ्लोरा एंड फॉर्म्स ऑफ द बेसिक कंटिन्यूअस मोनोग्राफिक वर्क, वह स्थानीय वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वनस्पतिक उद्यान जो होते हैं वो स्थानीय वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और निरंतर मोनोग्राफिक कार्य के आधार बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू होल्टस इन 1970, this work is for complete in the quadrilateral topics and called the essential base for all types of plant studies। दोस्तों होल्टस ने 1970 के अनुसार, होल्टस 1970 के अनुसार ये कार्य भूमध्य रेखीय विषयों में पूर्ण नहीं है और इसे सभी प्रकार के पौधों के अध्ययन के लिए आवश्यक आधार भी कहा जाता है। वनस्पति उद्यान जैव व्यवस्थित अध्ययन के लिए जीवित पौधों की सामग्री के संग्रह की व्यवस्था प्रदान करते हैं। अगर बात करें वनस्पति, ये दोस्तों जब बॉटेनिकल गार्डन का जो महत्व अगर हम समझ रहे हैं तो ये होता क्या है कि ये कभी कभी वनस्पति जांच के लिए वनस्पति उद्यान में के बीच में पौधों की सामग्री को ही हम प्राप्त करते हैं। ये कि हेवुड ने 1964 के अनुसार बीज की आपूर्ति के लिए उन उद्यान की सूची तथा अन्य उद्यान की सूची के बारे में भी बताया था। थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत हो गया दोस्तों, 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिया गया दोस्तों
हम बात कर रहे थे आपूर्ति के लिए। जब कभी कभी क्या होता है कि इसकी जांच के लिए जब कभी कभी नहीं मिल पाते हैं हर्बेरियम सीड, तो इनके उद्यान के लिए जब उद्यान रहेगा तभी तो आप इसकी जांच कर पाएंगे, इसको ढूंढ पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा हर्बेरियम सीड तैयार किया गया। हर्बेरियम सीड कहाँ मिलता है आपको? हर्बेरियम सीड बोटेनिकल गार्डन में ही आपको मिलेगा। तो एक प्रकार के एक वैज्ञानिक थे हेवुड, जिन्होंने 1964 में बीज की आपूर्ति के लिए उन उद्यान की सूची तथा अन्य उद्यान को भी इसी सूची में जोड़ दिया। कई महान वनस्पति उद्यान सामान्य उद्यानों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें वनस्पति संस्थान कहा जाता है। जैसे कि बात करें जिसमें बाहरी उद्यान, ग्रीन हाउस, हर्बेरिया, पुस्तकालय और अनुसंधान प्रयोगशाला भी शामिल होते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन की स्थापना 1962 में हुई थी। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इस एसोसिएशन के विभिन्न ठिकाने पर चर्चा करने के लिए साल में एक बार बैठक की आयोजना की जाती है। ठीक है। एडिनबर्ग ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस का 1964 सत्र में आयोजन किया था और सभी वनस्पति विषयों के अनुसंधान के लिए सामग्री और सूचना की आपूर्ति जैसे कि गतिविधियों के विस्तार की सिफारिश की गई। दुनिया भर में जो वनस्पति उद्यान थे उनको प्रमाणित कर उनके दस्तावेज का संग्रहालय, उनको संग्रह यानी इकट्ठा करके उनको विकसित करने की भी केवल और केवल आपको इतना ही तैयार करना है। अगर आपका जो आज मैंने बताया है अगर इतना तैयार हो जाता है, इतना टॉपिक्स, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है टेक्सोनॉमिक पूछ लिया जाता है कि ये बताइए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बेरिया। तो हर्बेरिया जब आपको पता है तो आप उस पर शॉर्ट नोट भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। बोटेनिकल गार्डन मैंने आपको पढ़ा दिया, बोटेनिकल गार्डन। दूसरा हर्बेरिया आपका तैयार हो गया, पूरा का पूरा हर्बेरिया क्या होता है। तीसरा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही पहला जो आपका चैप्टर था, पहला आपका जो क्वेश्चन था वो था टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, वो भी मैंने क्लियर करा दिया है। साथ ही साथ आपका बोटेनिकल गार्डन क्या है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, इन सारी चीज़ों को बता दिया। तो आपको केवल और केवल इतना ही तैयार करना है। फर्स्ट यूनिट आज आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा इसमें दोस्तों लैंग्वेज टफ है और क्लियरली मिस प्रिंटिंग भी है। ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगे तो आप लोग एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा, कोई भी अगर वर्ड आपको डिसबैलेंस लगे। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां से आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों फॉर्मेलिटी है, कहना तो मेरा काम ही है, बाकी ये आपके ऊपर है। आपका जब मन करेगा तभी आप लोग करेंगे, मेरे कहने से तो आप लोग कुछ करते नहीं हैं। और विश्वास ये है कि आप बात ज़रूर मानेंगे, सब्सक्राइब ही करना है आपको दोस्तों, क्योंकि क्लास फ्री में मिलती है यार। आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लास ली जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि अगले सत्र यानी कि 4th सेमेस्टर आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हो, जिसमें मैं टीचर भी हायर कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे टीचर से मैं आप लोग का अध्ययन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।